Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग Me3O2 का यूनिट नंबर 1 मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जिसे कहते हैं धातु फॉर्मिंग प्रक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्जिंग, जिसमें पढ़ेंगे फॉर्जिंग प्रोसेसेस, ओपन डाई फॉर्जिंग, क्लोज डाई फॉर्जिंग, जिसे ड्रॉप फॉर्जिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्जिंग क्या होता है। ठीक है, फॉर्जिंग प्रक्रिया में जो प्लास्टिक हैं उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे जो प्लास्टिक है वो पिघल जाता है। उसके बाद उसे एक निश्चित माप या आकार में लाया जाता है। इसे एक निश्चित माप या आकार में लाने के लिए हस्त हथौड़े, फॉर्जन प्रेस या फिर स्थूलवर्धन मशीन का यूज़ किया जाता है। ये मशीनें दाब बल लगाकर क्रियाएं करती हैं और इससे हमें जो धातु खंड मिलता है उसे फॉर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? उच्च तापमान पर धातुओं का प्लास्टिक विरूपण करके उन्हें निश्चित माप तथा आकार में लाने का प्रक्रम है, जिसमें हस्त हथौड़े, फॉर्जन प्रेस या स्थूलवर्धन मशीन द्वारा दाब बल लगाकर क्रियाएं करते हैं। फॉर्जन प्रक्रम द्वारा जो धातु खंड निर्मित किए जाते हैं उन्हें फॉर्जन कहते हैं। ठीक है, इसमें सामान्यतः पीटवा लोहा, मृदु इस्पात, औजार इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और इसकी मिश्र धातुओं का यूज़ किया जाता है। ढलवा लोहा का इसमें यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये भंगुर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्जिंग प्रोसेसेस। फॉर्जिंग को दो भागों में वितरित किया गया है। एक है प्रयुक्त औजारों के आधार पर और सेकंड है तापमान के आधार पर। औजारों के आधार पर इसे दो भागों में वितरित किया गया है। एक है हस्त फॉर्जन और सेकंड है यंत्र फॉर्जन। यंत्र फॉर्जन भी दो तरह के होते हैं, घन फॉर्जन और पात फॉर्जन। तापमान के आधार पर दो भागों में गर्म फॉर्जन और ठंडा फॉर्जन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हैंड फॉर्जिंग। हैंड फॉर्जिंग को कहा जाता है हस्त फॉर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो धातु है उसको एनविल पर कस दिया जाता है। ठीक है, फिर दस्ती औजारों द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रहार करके उसे एक वांछित आकार प्रदान किया जाता है। कभी कभी छोटे शक्ति चालित हथौड़े का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे जो हमें कार्यखंड मिलता है वो उसकी जो दक्षता, जो उसकी आकार है वो कारीगर की कुशलता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, हस्त फॉर्जन का यूज़ जनरली छोटी वस्तुओं के उत्पादन में और छोटे पैमाने पर इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है मशीन फॉर्जिंग। ठीक है, मशीन फॉर्जिंग यानी कि यंत्र फॉर्जन, इसका उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मशीन या प्रेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हथौड़े होते हैं वो 1000 टन और प्रेस जो होती है वो 2000 टन तक दाब लगा सकती हैं। थर्ड है ड्रॉप फॉर्जिंग, जिसे कहते हैं पात फॉर्जन। ठीक है, इसका यूज़ भारी पैमाने पर उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे पात फॉर्जन कहते हैं। ठीक है, इसमें विशेष रूप से बनाई गई फॉर्जिंग डाइयों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो डाई होती है ये दो भागों में होती हैं। ठीक है, इसको दो भाग में बनाई जाती है। इसका एक जो भाग होता है वो घन के साथ, टप के साथ जोड़ दिया जाता है और दूसरा जो भाग है वो एनविल के ऊपर कस दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा, ठीक है, इस टप को एक ऊंचाई पर उठाया जाता है और फिर वहाँ पर इसको स्थिर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वहाँ पे इसको स्थिर रख देते हैं, फिर इसे अकस्मात गिराया जाता है। ठीक है, तो इतना जो भार होता है वो अकस्मात गिरता है, उससे क्या होता है, वस्तु पर भारी प्रहार होता है।
ठीक है। तो वो जो वस्तु है वो दोनों डाइयों के बीच में दबकर उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें फैल जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, उसका आकार और आकृति ठीक वैसी हो जाती है जैसे कि डाइयों के बीच जो खाली स्थान है उसकी आकृति और आकार होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना टब का भार होगा, ठीक है, और उसे जितनी अधिक ऊंचाई से गिराया जाएगा उतना ही प्रचंड प्रहार वस्तु पर होगा। ठीक है। यानी कि उतनी ही जल्दी वो कार्यखंड बन जाएगा। ठीक है। थर्ड है हैमर फोर्जिंग, फोर्थ है हैमर फोर्जिंग। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है हैमर फोर्जिंग का डायग्राम। ठीक है। जो भारी कार्यखंड है वो हैंड फोर्जिंग द्वारा फोर्जित नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो घन की जो चोट है वो कार्यखंड को विरूपण करने में असमर्थ होती है। ठीक है। तो ये जो हैंड फोर्जिंग ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें धातु को बार बार गर्म करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए जो भारी कार्यखंड है उनको हैमर फोर्जिंग के द्वारा फोर्जिंग किया जाता है। ठीक है। हैमर फोर्जन को शक्ति हैमर फोर्जन या फिर मशीन फोर्जन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शक्ति हैमर फोर्जन में जो सारी क्रियाएं हैं वो हैंड फोर्जिंग के तरह ही होती हैं। इसमें अंतर केवल ये है कि ये जो क्रियाएं हैं ये हाथ से नहीं होकर शक्ति से हो रही हैं। ठीक है। शक्ति हैमर पर जो फोर्जन क्रियाएं हैं वो सुविधापूर्वक करने के लिए दो सरल चपटी डाइयों का यूज़ किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो दो डाइयाँ हैं, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट डाई और सेकंड डाई, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। एक डाई को शक्ति हैमर के रैम के साथ लगाया जाता है। ठीक है। ये यहाँ से रैम के साथ एक डाई यहाँ पर जुड़ी हुई होती है और सेकंड जो डाई है वो निहाई यानी कि एनविल के ऊपर इसे कसकर लगा दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, फोर्जन क्रिया के अंतर्गत जो धातु खंड है उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात उसे इन दोनों डाइयों के बीच में रख दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस रैम द्वारा इस गर्म धातु कार्यखंड पर प्रहार किया जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, जो रैम पर जो डाई लगी हुई है, ठीक है, और जो एनविल पे जो डाई लगी हुई है उसके बीच में धातु खंड रखा जाता है। ठीक है। तो जब ये रैम यहाँ से एकदम प्रहार करती हैं तो जो धातु खंड है वो इन डाइयों के बीच में आ जाता है। ठीक है। और उसकी आकृति ठीक वैसी हो जाती है जैसे कि डाइयों के बीच की खाली स्थान की आकृति और आकार होते हैं। ठीक है। फोर्जन किए गए कार्यखंड की यथार्थता मशीन के परिचालक या लोहार की दक्षता पर निर्भर करती है। ये कम से कम समय में वांछित आकार और ताप की फोर्जिंग तैयार कर सकते हैं। हैमर फोर्जिंग, जिसे सामान्यतः स्प्रिंग फोर्जिंग कहते हैं, इसे कार्यखंडों को निर्मित करने के लिए उपयुक्त है। इसमें फोर्जिंग के पश्चात ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है। ग्राइंडिंग द्वारा इसे लास्ट में इसका वांछित रूप दिया जाता है। जो जटिल आकृतियाँ हैं, ठीक है, उन्हें जटिल आकृति के जो कार्यखंड है, ठीक है, उन्हें फोर्जन विधियों से बनाना अगर कठिन हो तो उसे स्मिथ फोर्जन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है। जो पाथ फोर्जन डाई है उसको प्रयोजन के आधार पर निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइस, जिसे कहते हैं बंद छाप डाइयाँ, और सेकंड है ट्रिमिंग या काट छाट करने की डाइयाँ। ठीक है। तो जो बंद छाप डाइयाँ हैं, क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइस, ये उत्पादन में यूज़ की जाती हैं, और जो ट्रिमिंग डाई है वो फोर्जिंग उत्पाद के तैयार होने के बाद उसकी काट छाट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइस। ठीक है। ये दो तरह की होती हैं। क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइस दो तरह की होती है, सिंगल इम्प्रेशन डाई और मल्टीपल इम्प्रेशन डाई।
सिंगल इम्प्रेशन डाई का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं क्लोज्ड इम्प्रेशन डाई क्या होती है। क्लोज्ड इम्प्रेशन डाई को बोलते हैं बंद छाप डाइयाँ, ठीक है। ये इस्पात खंडों के रूप में होती है। इसमें जो फोर्ज करने वाली जो धातु है, ठीक है, वो वस्तु उसमें उसको वस्तु के आकार की छाप बनी होती है। इन डाइयों के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक फोर्ज की जाने वाली वस्तु के आकार के समान आधा आधा भाग अंकित होता है। डाई के एक हिस्से को हैमर के रैम में लगाते हैं, ठीक है, जिसे शीर्ष डाई कहते हैं, ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है उसे एनविल पर लगाया जाता है, जिसे पृष्ठ डाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइज है, ये दो तरह की होती है, सिंगल इम्प्रेशन डाई और मल्टीपल इम्प्रेशन डाई। सिंगल इम्प्रेशन डाई को बोलते हैं एकल छाप डाइयाँ। ऐसी डाई की शीर्ष और पृष्ठ दोनों खंडों में फोर्ज की जाने वाली वस्तु की एक ही छाप होती है, ठीक है, जिसमें वस्तु ये जो है कार्यखंड, इसमें एक ही इसकी छाप हो जाती है, ठीक है। इसमें वस्तु को अंकित आकार हैमर से 2 या 3 प्रहारों में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हमने कार्यखंड को रखा, ठीक है, इसे पहले गर्म कर दिया, फिर कार्यखंड को यहाँ रखा, ठीक है, फिर यहाँ से शीर्ष डाई से इसके ऊपर प्रहार किया, ठीक है, तो इसकी जो वांछित आकृति है वो यहाँ पे बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल इम्प्रेशन डाई, ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है मल्टीपल इम्प्रेशन डाई का डायग्राम, ठीक है, जिसे कहते हैं बहुछाप डाइयाँ, ठीक है। ऐसी डाइयों की शीर्ष खंडों में फोर्ज की जाने वाली जो वस्तु है उसको अंकित आकार प्रदान करने के लिए बहुत सारे खांचे बने होते हैं, ठीक है, जैसे खांचा 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से कई तरह के खांचे बने होते हैं। इनमें धातु खंड को विभिन्न अवस्थाओं में फोर्ज किया जाता है। खांचों की संख्या के अनुसार अनेक कार्यखंड पर एक साथ फोर्जन क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें इस संयोजक दंड का निर्माण करना है, ठीक है, और जो हमारे पास जो धातु खंड है वो है इस प्रकार का। इस धातु खंड को कन्वर्ट करना है इस संयोजक दंड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातु खंड के किनारे तैयार करने की छाप, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ से धातु खंड के किनारे तैयार करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसकी एक किनार तैयार हो गई। सेकंड, इसमें मोड़ने की छाप, यहाँ से इसे इस डाई में डाल के इसे यहाँ से मोड़ दिया जाएगा। थर्ड है ब्लॉकिंग छाप, ठीक है, इसमें डाल के इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ है परिष्कृत छाप, ठीक है, जो लास्ट में जो बनेगी वो है परिष्कृत छाप, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग खांचों में कार्यखंड के साथ अलग अलग फोर्जन क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ओपन और क्लोज डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग में 2 डाई होती है, उसके बीच में वर्कपीस रखा जाता है। फर्स्ट को रैम की सहायता से नीचे वाले भाग को रैम पे रखा जाता है, ऊपर वाले भाग से फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, इससे यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है और ये यहाँ पे वांछित आकृति यहाँ पे मिल जाती है। क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, ये जो डाई होती है ये क्लोज टाइप की होती है, ठीक है, इसमें जो ऊपर दाब लगाया जाता है तो इसके अंदर जो आकृति होती है वो वर्कपीस अपनी आकृति ले लेता है, ठीक है, और लास्ट में देखो इसमें ये आकृति बन गई। जैसी डाई की आकृति है अंदर वैसी आकृति हमारे कार्यखंड को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ओपन और क्लोज डाई फोर्जिंग, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। ओपन डाई फोर्जिंग के बेनिफिट हैं, इसकी फटीग रेजिस्टेंस अच्छी होती है और जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो बनता है वो बहुत इम्प्रूव क्वालिटी का होता है। इसके जो ग्रेन फ्लो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और जो ग्रेन साइज होती है वो अच्छी होती हैं। स्ट्रेंथ अच्छी होती है और जो पार्ट बनता है उसकी लाइफ जो होती है वो भी अच्छी होती है। मटेरियल वेस्ट कम होता है, ठीक है, वर्ड्स जो अंदर जो हवा के जो गैप रह जाते हैं वो कम रहते हैं और ये बहुत कॉस्ट सेविंग होता है। क्लोज डाई फोर्जिंग के बेनिफिट हैं
कि ये इसमें इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है उससे क्या होता है, ये बहुत टाइट बनता है और जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी रहती है। अगर हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो क्लोज डाई फॉर्जिंग यूज़ की जाती है। इसमें किसी मटेरियल का कोई लिमिटेशन नहीं होता, सरफेस फिनिश अच्छी आती है, ठीक है। इसमें किसी मशीनिंग की आवश्यकता नहीं होती। डायमेंशंस ऑफ टाइटर टॉलरेंस एंड नेट शेप्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। अगर हमें कोई डेफिनेट यही शेप चाहिए, ठीक है, तो वो डेफिनेट शेप हमें डाई फॉर्जिंग के थ्रू, क्लोज डाई फॉर्जिंग के थ्रू हमें मिल जाती है, ठीक है। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओपन डाई फॉर्जिंग क्लोज टॉलरेंस के लिए और हायर प्रिसीजन पार्ट्स के लिए यूज़ नहीं होती। मशीनिंग जो है वो हमेशा एक्यूरेसी के लिए और डिज़ायर्ड फीचर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इससे हमें वो डेफिनेट एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। क्लोज डाई फॉर्जिंग के ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए लाभकारी नहीं है। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके लिए जो क्लोज डाई फॉर्जिंग है उसमें काम करना भी रिस्की है। इसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो भी हाई है और जो स्पेशल बिल्डिंग प्रोविजंस हैं, ठीक है, दैट मस्ट बी इन प्लेस टू कॉप विद द पावरफुल वाइब्रेशन, ठीक है। जो हम इसका निर्माण करते हैं क्लोज डाई फॉर्जिंग का, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट वगैरह कसे हुए होने चाहिए, नहीं तो अगर वो पार्ट हिलेंगे तो उससे क्या होगा, मशीन में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जिससे कि उसकी दक्षता में कमी आएगी, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फॉर्जिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।